स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट इजराइल और हमास के कन्फ्लिक्ट के बारे में। हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किया गया था। इजराइल के द्वारा जो हमास का जो डोमिनेटेड एरिया है गाजा स्ट्रिप का एरिया, वहाँ पे काउंटर अटैक किया गया। तो स्टूडेंट्स उसी काउंटर अटैक के अंदर में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वाटर फ्यूल पावर का जो सप्लाई है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे क्रिएट होने की वजह से काफ़ी सारे कंट्रीज़ के द्वारा जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो भी वहाँ पे प्रोवाइड किया गया। इंडिया के द्वारा भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और स्टूडेंट्स वहाँ पे देखिए किस तरीके का सप्लाई है वो ना होने की वजह से यूनाइटेड नेशन जो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है उसके द्वारा भी अपने जो ऑपरेशंस है उनको स्टॉप किया गया है, क्योंकि प्रॉपर पावर का सप्लाई ना होना, प्रॉपर फ्यूल का सप्लाई ना होने की वजह से। सबसे पहले आपको गाजा स्ट्रिप के बारे में पता होना चाहिए कि जो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल है वहाँ पे सिचुएटेड है गाजा स्ट्रिप। और स्टूडेंट्स इस गाजा स्ट्रिप के अंदर हमास का जो डोमिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि बेसिकली एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जिसको ईरान के द्वारा बैक किया जाता है। तो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल के अंदर सिचुएटेड है स्टूडेंट गाजा स्ट्रिप। और इसके बारे में ऑलरेडी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि गाजा स्ट्रिप का कैसे यहाँ पे हमास का जो डोमिनेशन है वो इंक्रीज हुआ। इसके अलावा इसको एक डेजिग्नेशन है जो दिया जाता है कि इसको वर्ल्ड का जो ओपन प्रिजन है उसके रूप से इसको देखा जाता है। आप देखिए कि इस यहाँ से गाजा स्ट्रिप से ये लोग मेडिटेरियन सी को भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इजराइल के द्वारा ही इनको जो वाटर एंड फ्यूल है वो सप्लाई किया जाता है, बट ड्यू टू दिस काउंटर अटैक के अंदर में जो वाटर फ्यूल एंड पावर का जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हुआ है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के बारे में। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज हैं उनको यहाँ पे जो बेसिक जो सर्विस हैं, जैसे वाटर का सर्विस हुआ, ह्यूमैनिटेरियन जो यहाँ पे शेल्टर के रिगार्डिंग में जो सर्विस है उसको प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में इस एजेंसी को क्रिएट किया गया था, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कौन से ईयर के अंदर किया गया है स्टूडेंट्स? 1949 के समय में, क्योंकि 1948 के समय इजराइल है उसको क्रिएट किया गया था। 1949 के समय इसको क्रिएट किया गया, इस्टेब्लिश किया गया पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज को जो बेसिक एमिनिटीज हैं उनको प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे सिचुएटेड है? हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा जो अम्मन नाम का जो जगह है जॉर्डन के अंदर में, जो अम्मन नाम का जो जगह है जॉर्डन के अंदर में, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। इसके जो फील्ड ऑपरेशंस इसके द्वारा जो कैरी आउट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के द्वारा, वो कौन कौन से एरियाज़ के अंदर में इसको कैरी आउट किया जाता है? तो स्टूडेंट्स 5 ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के द्वारा जो अपने ऑपरेशंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक तो आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल के अंदर जो सिचुएटेड है जॉर्डन, जो साउथ पार्ट के अंदर भी, ईस्टर्न पार्ट के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले इजराइल के जो यहाँ पे नाइबर कंट्रीज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर कौन सा कंट्री सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? लेबनान सिचुएटेड है। कौन सी रिवर यहाँ पे फ्लो करती है? लेटिनी नाम का जो रिवर है वो फ्लो करता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो सदर्न पार्ट ऑफ लेबनान के अंदर किसका डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है? हजीबुल्लाह नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ईरान के द्वारा बैक किया जाता है। आज के न्यूज़पेपर का जो वर्ल्ड पेज है उसके अंदर उसको भी मेंशन किया गया है। यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है इजराइल के अंदर, वहाँ पे कौन सा कंट्री सिचुएटेड है? सीरिया सिचुएटेड है। सीरिया का एक एरिया हुआ करता था गोलन हाइट्स, जिसको इजराइल के द्वारा अनेक्स किया गया था 1967 के समय में, और बाद में इजराइल के द्वारा उस एरिया को रिटर्न नहीं किया गया। यहाँ पे सी ऑफ गैलीलियो आपको देखने के लिए मिलता है। ईस्टर्न पार्ट के अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि वेस्ट बैंक सिचुएटेड है। यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो करती है? जॉर्डन रिवर फ्लो करती है। और यहाँ पे जो ईस्टर्न पार्ट एंड सदर्न पार्ट के अंदर कौन सा कंट्री है? ये जॉर्डन कंट्री सिचुएटेड है, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, जो 1949 के समय में पैलेस्टीनियन जो रिफ्यूजीज हैं उनको यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में उसको इस्टेब्लिश किया गया था। स्टूडेंट्स इसका जो कम्प्लीटली जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है इजराइल का, वहाँ पे आपको सनाई पेनिनसुला देखने के लिए मिलता है, जिसको इजराइल के द्वारा एक बार अनेक्स भी कर लिया गया था, बाद में रिटर्न कर दिया गया इजिप्ट को। वैसे इजिप्ट का जो लोकेशन है वो आपको किसके अंदर देखने के लिए मिलेगा? नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर में। जो नॉर्दर्न अफ्रीका का रीजन है उसके अंदर इजिप्ट सिचुएटेड है, बट इसका जो 3% एरिया है, जो सनाई पेनिनसुला का एरिया है, वो किसके अंदर आता है? एशिया के अंदर में।
और इसी सनाई पेनिनसुला के यहाँ पे जो सुएज कैनाल है वो सिचुएटेड है, जो कि साउथ ईस्टर्न एशिया का जो ट्रेड है उसके अंदर में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सुएज कैनाल। स्टूडेंट्स, क्या है, इजराइल के द्वारा यहाँ पे जो रेड सी का जो एरिया है उसको एक्सेस किया जा सकता है? तो स्टूडेंट्स यस, उसके द्वारा एक्सेस किया जा सकता है यहाँ पे जो गल्फ ऑफ अकाबा है उसके थ्रू में, क्योंकि गल्फ ऑफ अकाबा से रिलेटेड जो सनाई पेनिनसुला का एरिया है उसको जब इजराइल के द्वारा अनेक्स किया गया था तो कुछ एरिया यहाँ पे रिटर्न नहीं किया गया था इजिप्ट को, क्योंकि यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू रेड सी से डायरेक्टली जो कनेक्शन है, जो कनेक्टिविटी है उसको इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स, इसी काउंटर अटैक के अंदर में जब इजराइल के द्वारा काउंटर अटैक किया गया है गाजा स्ट्रिप के एरिया के अंदर में, तो व्हाइट फोस्फोरस को यूज करने की बात की गई है कि वहां पे व्हाइट फोस्फोरस को यूज किया गया है इजराइल के द्वारा। और स्टूडेंट्स, व्हाइट फोस्फोरस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 2008 के समय भी इजराइल के द्वारा इसको यूज किया गया था। इनिशियल समय में इजराइल के द्वारा एडमिट नहीं किया गया था, बाद में इसको एडमिट किया गया कि हमारे द्वारा जो व्हाइट फोस्फोरस है उसको यूज किया गया था। जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन द केमिकल वेपन, की कौन कौन से केमिकल वेपन से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो वॉर की सिचुएशन के अंदर या किसी भी कन्फ्लिक्ट के अंदर में। तो कन्वेंशन ऑन केमिकल वेपन का जो कन्वेंशन है उसके द्वारा इस व्हाइट फॉस्फोरस को वहाँ पे बैन किया गया है, बट इजराइल के द्वारा 2008 के समय कहा गया था कि जो अनहेबिटेंट एरिया है जहाँ पे सिविलियंस की पॉपुलेशन नहीं मिलती है उन एरियाज के अंदर में हमारे द्वारा व्हाइट फॉस्फोरस यूज किया गया है, जो कि बैन है कन्वेंशन ऑन केमिकल वेपन के अंडर में। इसके रिगार्डिंग में एक एडिटोरियल है आज का न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन है, जिसके अंदर कन्वेंशन ऑन केमिकल वेपन एंड व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में डिफाइन किया गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। दिस इज ऑल अबाउट द इजराइल। उससे रिलेटेड जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, आपको इजराइल का जो लोकेशन है उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। यूपीएससी के द्वारा कंटिन्यूस इसकी लोकेशन से रिगार्डिंग में जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनकी रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं। यहाँ पे कौन सा सी है स्टूडेंट्स? मेडिटेरियन सी है, तो मेडिटेरियन क्लाइमेट के बारे में भी आप रीड करना। अब देखना कि 2023 का जो प्रीलिम्स था उसके अंदर एक स्टेटमेंट इस तरीके से दे दिया गया था कि जो वेट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, जो हमारे वेट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो कि इक्वेटर का जो रीजन है ना, इक्वेटर का जो रीजन है 0 डिग्री, उसका 5 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के अंदर उसका जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती है। यहाँ पे जो कोई भी सीजन है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको ट्रीज के ऊपर में, क्योंकि एक ट्री के ऊपर यहाँ पे आपको फ्लावर देखने के लिए मिलेंगे, एक के ऊपर आपको फ्रूट्स देखने के लिए मिलेंगे, एक ट्री कंप्लीटली यहाँ पे नए फेज के अंदर होगा। तो ऐसा एक रीजन है जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर जो रेनफॉल है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। 2023 में क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ का जो सोइल है, क्या वो फर्टाइल सोइल है? तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि वेट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के अंदर कंटिन्यूस रेन होती है, वहाँ पे जो पेड़ भी काफ़ी सारे मिलते हैं, जो वहाँ पे डाइवर्सिटी है आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी वेजिटेशन के पर्सपेक्टिव में। जो हमारे यहाँ पे अलग अलग जो इंसेक्ट्स हैं वो पाए जाते हैं उनके रिगार्डिंग में भी। बट आप देखिए कि वहाँ का जो सोइल है वो फर्टाइल नहीं है। अपर पार्ट ऑफ सोइल आपको लिटिल बिट फर्टाइल देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे टू मच जो वेजिटेशन होने की वजह से लिटिल बिट फर्टाइल है, बट कंप्लीटली जो सोइल है वो फर्टाइल नहीं है वेट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का। तो आपको मेडिटेरियन के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विंटर के समय जो बारिश है वो कहाँ पे देखने के लिए मिलती है, कौन सा इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हुआ है। मेडिटेरियन सी के रिगार्डिंग में जो काफ़ी बड़ा सी है, वैसे ये काफ़ी बड़ा सी है, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है वहाँ से भी एरिया अपना कनेक्ट करता है। तो आप देखिए कि मेडिटेरियन सी के अंदर ही जो बोट्स हैं वो आपको इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनका जो बोट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर हमने इटली का जो एक आइलैंड है उसको भी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। हमने लीबिया के एरिया से जो बोट जा रही थी उसके अंदर कोलैप्स हुआ था, कुछ लोगों का डेथ भी हुआ था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि मेडिटेरियन सी के अंदर अलग अलग तरीके की जो विंड हैं अलग अलग एरियाज के अंदर फ्लो करती हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चिनूक नाम का जो हवा है, चिनूक नाम की जो हवा है वो कहाँ से निकलती है, कौन सी विंड है जिसको चिनूक के नाम से हम जानते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेडिटेरियन सी। इजराइल के बारे में, व्हाइट फॉस्फोरस एंड यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के बारे में हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि वैनकूवर का जो रीजन है ब्रिटिश कोलंबिया जो कनाडा के अंदर सिचुएटेड है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा के अंदर सिचुएटेड है। यहाँ पे यूएस का जो कौन सा कंट्री एरिया शेयर करता है, यूएस का जो कंट्री है उसका कौन सा सिटी है यूएस का, वो है स्टूडेंट सीटल। सीटल नाम का जो सिटी है
और यहाँ पे आप देखें कि ब्रिटिश कोलंबिया है, वैनकूवर नाम का सिटी है। ये हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट है उस समय में काफ़ी सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स वहाँ पे अपना जो मूवमेंट है वो चलाया करते थे। उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आप देखें कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रीड किया होगा, इंडियन हाउस। इंडियन हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा चलाया करते थे। कहाँ से? लंदन से चलाया करते थे। वैसे ही एक यूनाइटेड इंडिया हाउस है जो जीडी कुमार के द्वारा वहाँ से चलाया जाता था। इस वैनकूवर का रीजन है जहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया है। वहाँ पे एक इंडियन सेपरेटिस्ट एक पर्सन हुआ करते थे जो खालिस्तान मूवमेंट के अंदर में पार्टिसिपेट किया करते थे। तो उन पर्सन का वहाँ पे डेथ हुआ था। कनाडा के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए थे कि इंडिया के एजेंसीज के द्वारा वहाँ पे जो जो किलिंग है उन पर्सन का किया गया है। हरदीप सिंह निज्जर उनका नाम हुआ करता था। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि उसके बाद में इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो कंटिन्यूस डिस्टर्ब हुए थे। वीज़ा सर्विस को भी क्लोज कर दिया गया था, बट अब कुछ एरियाज के अंदर में, कुछ सेक्शंस के अंदर जो वीज़ा सर्विस है उसको ओपन किया गया है इंडिया एंड कनाडा के रिगार्डिंग में। तो काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया है। वियना कन्वेंशन को भी हमने डिस्कस किया है। 5 जो कंट्रीज हैं, 5 कंट्रीज का जो इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक ग्रुप है उसके बारे में भी डिस्कस किया है। उसके रिगार्डिंग में एक न्यूज़, न्यूजीलैंड के रिगार्डिंग में जो न्यूज़ है आज ही के न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हरियाणा के रिगार्डिंग में है। हरियाणा के अंदर 9 ईयर का जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे अपना जो टेन्योर है वो कंप्लीट किया है। तो 9 ईयर के अंदर में कौन कौन से जो यहाँ पे स्कीम्स हैं जो आई हैं, तो हम स्कीम्स के बारे में देखेंगे। बेसिकली आपको ये हरियाणा के बारे में पता होना चाहिए। पर कैपिटा इनकम काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा, बट अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। स्पोर्ट्स के अंदर कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है हरियाणा का। आप देखिए कि स्पोर्ट्स के अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। स्पेशली जो भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इन एरियाज़ के अंदर में, और भी काफ़ी सारे एरियाज़ हैं। हर एरिया के अंदर में आपको जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, सोल्जर्स का जो पार्टिसिपेशन रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है इस हरियाणा का। तो दिस इज ऑल अबाउट द हरियाणा। कुछ स्कीम्स हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया गया। 2 टेन्योर यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं जो गवर्नमेंट वहाँ पे रूल कर रही है प्रेजेंट समय में। एक टेन्योर 5 ईयर का, प्लस में 4 ईयर्स, 9 ईयर टोटल यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। तो आप देखिए गरीब कल्याण योजना के बारे में मेंशन किया गया है। गरीब कल्याण योजना आपको पता होना चाहिए कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में जो पर्सन्स यहाँ पे बेनिफिशरीज हैं उन्हीं को ग्रेन्स के सप्लाई करने के रिगार्डिंग में कोविड-19 के समय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में आने वाले बेनिफिशरीज को गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी। पर पर्सन 5 kg जो यहाँ पे ग्रेन्स है वो सप्लाई किए जाएंगे कोविड-19 के समय, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्कीम है वो बेसिकली सेक्स रेशियो के रिगार्डिंग में था कि सेक्स रेशियो को इम्प्रूव किया जा सके। हरियाणा के अंदर आपको देखिए कि सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करने की रिगार्डिंग में इस स्कीम को हरियाणा से ही स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा जन आरोग्य योजना है जो हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग में है। आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके की जो योजनाएं हैं वो देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें जल जीवन मिशन है। जल जीवन मिशन का क्या टारगेट है स्टूडेंट्स? 2024 के अंदर में जो हमारे रूरल एरियाज हैं, रूरल आपको पता होना चाहिए, ये अर्बन एरियाज के लिए नहीं है, रूरल एरिया के अंदर में फंक्शनल जो टैप वाटर है, फंक्शनल जो टैप वाटर है उसका पानी है वो सप्लाई करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो किसान सम्मान निधि है जिसमें फार्मर्स को जो यहाँ पे बेनिफिट है जो प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कम्प्लीटली 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो योजनाएं हैं, जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो कभी कभी ये जो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स हैं इनको देख लेना चाहिए। कुछ यहाँ पे स्कीम्स हैं उनको मेंशन किया जाता है तो रिवीजन के अंदर आपको हेल्प करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के बारे में है। एनसीईआरटी के बारे में आपको पता होना चाहिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, जो कि बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में है। सोसाइटी एक्ट के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1961 के अंडर में एज ए ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। एनसीईआरटी को जिसका मेन काम है हमारा जो बुक्स हैं, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनके रिगार्डिंग में जो अब सजेशन है वो दिया गया है। सजेशन आप देखिए कि इंडिया और भारत को रिप्लेस करने की बात की गई है कि इंडिया वर्ड को यहाँ पे रिप्लेस किया जाए। स्टूडेंट्स आप देखिएगा आर्टिकल 1 के अंडर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारा जो कंप्लीट टेरिटरी है उसका क्या नाम है, इंडिया, डेट इज भारत इस यूनियन ऑफ द स्टेट्स के रूप में हम हमारा आर्टिकल 1 के अंदर इसको रेड करते हैं। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स हैं उनके द्वारा दोनों ही जो नाम है वो अडॉप्ट किए गए थे। इंडिया भी नाम अडॉप्ट किया गया,
भारत जो नाम है वो भी अडॉप्ट किया गया, क्योंकि भारत हमारा एक एंशियंट जो नेम है वो देखने के लिए मिलता है, क्योंकि भरत की जो संतान है। और इंडिया जो नेम है वो भी आपको बेसिकली इसी पर्पज से देखने के लिए मिलेगा, इंडस रिवर के पर्सपेक्टिव में। इसके अलावा आप देखिए कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ का जहाँ पे भी रूल रहा वहाँ पे इनके द्वारा इंडिया का जो नाम है वो देखने के लिए आपको ऐड करने के लिए रिगार्डिंग में मिलेगा। जैसे इंडियन नाम की एक ट्राइब है जो आपको यूएस के अंदर देखने के लिए मिलती है, एक ट्राइब है जो फॉरेस्ट के एरियाज के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा इंडियन नाम की जो ट्राइब आपको जो ये वेट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को जो हमने डिस्कस किया उस एरिया के अंदर भी मिलती है। रेड इंडियंस देखिए कि आप रेड इंडियंस जो कोलंबस के द्वारा जब यूएस का जब खोज किया जाता है, यूएस को जब डिस्कवर किया जाता है तो उनके द्वारा रेड इंडियंस का नाम दिया गया था। इसके अलावा वेस्ट इंडीज के जो पर्सन्स हैं उनको भी इंडियंस के साथ इसी वजह से एसोसिएट किया गया। इंडियंस का वहाँ पे सप्लाई भी किया गया था एज ए लेबरर्स के रूप में ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज़ के द्वारा। इसके अलावा अगर हम इंडिया वर्ड के ओरिजिन की बात करें तो इंडिया के अंदर जो ओरिजिन है वो इंडस रिवर के साथ आपको देखने के लिए मिलता है। तो एनसीईआरटी के द्वारा ये सजेस्ट किया गया है। कल भी हमने डिस्कस किया था साइंटिफिक टेम्पर के रिगार्डिंग में, जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर मेंशन है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बाय द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 के समय में 1976 के समय उसको इम्प्लीमेंट किया गया अंडर द आर्टिकल 51A के अंडर में। कुछ 11 ड्यूटीज़ हैं, एक ड्यूटी बाद में ऐड की गई थी, कुछ ड्यूटीज़ वहाँ पे 10 ड्यूटीज़ ओरिजिनल हैं, जिसके अंदर एक ड्यूटी है कि हमको साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना है। जो चंद्रयान मिशन के रिगार्डिंग में एनसीईआरटी बुक्स के अंदर में माइथोलॉजी को ऐड किया गया उसके बारे में था। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे केरल हाई कोर्ट के रिगार्डिंग में है। केरल हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो बेसिकली जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर में जो रिव्यू करते हैं, कोई मूवी को रिव्यू करना, कोई बुक को रिव्यू करना, तो आप देखिए मूवी के रिव्यू के रिगार्डिंग में है। एक यहाँ पे जो डायरेक्टर हैं किसी मूवी के, वो कोर्ट के अंदर में गए कि हमारा जो मूवी का जो रिव्यू है वो बैड इस वजह से किया गया है रिव्यूअर्स के द्वारा, कि हो सकता है उसका नेगेटिव पब्लिसिटी है वो किया जाए उस मूवी का, जिससे कि वो प्रॉपर वे में जो यहाँ पे बिजनेस है वो ना कर पाए। तो आप देखिए कि केरल हाई कोर्ट के द्वारा इससे पहले भी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उसको यहाँ पे नोटिस है वो इश्यू किया गया था कि आप जो जो व्लॉगर्स हैं जिनके द्वारा मूवीज़ को रिव्यू किया जाता है, बुक्स को रिव्यू किया जाता है, उनके रिगार्डिंग में जो गाइडलाइन है उसको इश्यू कीजिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को भी यहाँ पे नोटिस इशू किया गया कि क्लियर और ट्रांसपेरेंट यहाँ पे गाइडलाइंस होनी चाहिए कि ऑनलाइन मूवी को रिव्यू किसके द्वारा किया जाएगा, कौन से वे में जो क्रिटिसाइज है वो किया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द मूवी का जो रिव्यू सिस्टम है उसके बारे में। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले सितंबर के अंदर में निफा वायरस के बारे में। निफा वायरस जो कि एक काफ़ी ज़्यादा इसका आउटब्रेक है वो देखने के लिए मिला था केरल के अंदर में। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स निफा वायरस के बारे में, तो उसका जो एंटीबॉडीज़ हैं वो वायनाड का जो बैट्स हैं उनके अंदर में पाया गया है। क्योंकि निफा वायरस के सोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, निफा वायरस का जो सोर्स है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो फ्रूट बैट्स हैं उसके अंदर इसका सोर्स आपको देखने के लिए मिलता है। स्पेशली जो कोझिकोड के अंदर इसका आउटब्रेक हुआ, फिर उसको बाद में कंट्रोल भी किया गया था। इससे पहले हमने डिस्कस किया था जब 2018 के समय जब इसका आउटब्रेक हुआ था, तो वहाँ पे एक नर्स है जिन्होंने अपना जो सर्विस है वो देते हुए वहाँ पे अपनी जो लाइफ है वो सेक्रीफाइस किया था ऑन ड्यूटी निफा वायरस के अंदर ही। जब आउटब्रेक हुआ था 2018 के समय, उस समय काफ़ी सारा जो फियर है वो भी देखने के लिए मिले था, स्पेशल जो बनाना फ्रूट है उसके रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि उसको मेंशन किया गया था न्यूज़पेपर के अंदर में, क्योंकि हमारा जो समर का जो समय है उस समय में जो बनानाज है उनका सप्लाई आपको जलगांव एरिया से देखने के लिए मिलता है। जलगांव जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, तो जलगांव के अंदर में जो यहाँ पे इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हुआ था निफा वायरस के समय में। आप देखिए कि निफा वायरस का क्या कोई क्योर अवेलेबल है, क्या कोई मेडिसिन अवेलेबल है? तो स्टूडेंट्स, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है निफा वायरस का। इसका आउटब्रेक जो सोर्स जो आपको वायरस किसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, फ्रूट बैट के अंदर में। इसके अलावा पिग फॉर्म्स हैं उसके अंदर भी आपको इसका जो सोर्स है वो देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द निफा वायरस। फर्स्ट टाइम इसका आउटब्रेक आपको सिंगापुर, जो इंडोनेशिया, मलेशिया का जो साउथ ईस्ट एशिया के रीजन है उसमें देखने के लिए मिलता है। इंडिया के अंदर भी वेस्ट बंगाल के अंदर, इसके अलावा आप देखिए बांग्लादेश के अंदर भी इसका आउटब्रेक हुआ था 2003 एंड 4 के समय में। और उसके बाद में इसमें केरल में होता है जो एक लार्ज स्केल के ऊपर उसका आउटब्रेक हुआ। अभी 2023 का जो सितंबर है उसके अंदर जो केसेज हैं
वो केरल के अंदर देखने के लिए मिले थे। अब उसके रिगार्डिंग में जो वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है, कोविड-19 का जब यहाँ पे आउटब्रेक हुआ 2020 के समय में, तो स्टूडेंट्स कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद में वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस किया था कि हमें वन हेल्थ की अप्रोच के लिए जाना चाहिए, क्योंकि आप देखिए काफ़ी सारे ऐसे वायरस हैं, काफ़ी सारी ऐसी डिजीज हैं जिनका आउटब्रेक आपको एनिमल्स के थ्रू देखने के लिए मिलता है। स्पेशली जो बैट्स हैं, जो पिग्स हैं, उनके अंदर में ये होस्ट के रूप में काम करते हैं। तो उसी का यहाँ पे जो सर्विलेंस सिस्टम है उसको जब कैरी आउट किया गया तो वायनाड के अंदर जो बैट्स हैं उनके अंदर में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो पाए गए हैं, नीफा वायरस की जो एंटीबॉडीज़ हैं। अब आपको एंटीबॉडीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि जो बॉडी के द्वारा ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस किए जाते हैं अगेंस्ट द वायरस के रिगार्डिंग में, तो यहाँ की वहाँ की बैट्स के अंदर अगर इसको प्रोड्यूस किया गया है नीफा वायरस की एंटीबॉडीज़ को, डेट मीन्स कि वहाँ पे भी जो वायरस है वो उसका जो प्रेजेंस है वो हुआ करता था वायनाड के अंदर में। आउटब्रेक कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था? कोझिकोड के अंदर आउटब्रेक हुआ था और उसको काफ़ी सक्सेसफुली वे में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी है, वहाँ का केरल का जो टीम है, उनके द्वारा उसको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया गया और कोझिकोड से बाहर उसका आउटब्रेक है वो आपको नहीं देखने के लिए मिला है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नीफा वायरस। उसका कोई भी मेडिसिन है जो क्योर है वो अवेलेबल नहीं है। जो सेकेंडरी जो यहाँ पे मेडिसिन है उसके द्वारा इसका जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है नीफा वायरस के बारे में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे भूटान के बारे में है। आप देखिए कि कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो बॉर्डर टॉक्स के रिगार्डिंग में भूटान एंड चाइना का जो बॉर्डर टॉक्स हैं वो यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं, जिसमें कुछ इंडिया के जो कंसर्न्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। आप देखिए कि अगर हम यहाँ पे बात करें 477 जो किलोमीटर का जो एरिया है जो भूटान चाइना के साथ में अपना शेयर करता है। इसके अलावा भूटान आपको इधर तो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर आपको चाइना सिचुएटेड है, सदर्न पार्ट के अंदर आप देखिए कि इंडिया सिचुएटेड है, और यहाँ पे भी इंडिया और चाइना का जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है भूटान के अंदर में। तो भूटान कंप्लीटली जो सिचुएटेड है बिटवीन द चाइना एंड इंडिया, इसका जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। चाइना के साथ में इनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो नहीं है, पर हो सकता है कि इस बॉर्डर टॉक्स के समय में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उनको इस्टेब्लिश किया जा सके। तो इंडिया के लिए एक लिटिल बिट जो कंसर्न्स है उसको भी यहाँ पे रेज किया गया है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो भूटान है यहाँ पे जो कंप्लीटली चाइना के साइड में चला जाए। आप देखिए कि नेपाल जो है, नेपाल का इस तरीके से चाइना के साथ में जो उनके रिलेशंस डेवलप हुए, जो इंडिया के लिए भी काफ़ी सारा जो प्रॉब्लम्स है वो देखने के लिए मिले। स्पेशली जो नेपाल के द्वारा जो लेटर फेज में अलग अलग एरियाज के अंदर क्लेम किए गए थे 2019-20 के समय में, नेपाल के द्वारा जो उत्तराखंड के अंदर लिम्पियादुरा है, लीपू लेक है एंड काला पानी का नाम की जो जगह है, काला पानी नाम का जगह है स्टूडेंट, काला पानी नाम की सज़ा तो आपने रीड किया होगा। अंडमान एंड निकोबार का जो सेल्यूलर जेल है उसके अंदर में जो हमारे सावरकर हैं, उनको जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको वहाँ पे सेंड किया गया था। तो आप देखिए कि काला पानी नाम की जगह है, लिम्पियादुरा है, लीपू लेक है, इसके ऊपर नेपाल के द्वारा क्लेम किया गया था। तो ऐसे ही जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं भूटान के रिगार्डिंग में। भूटान एक इम्पोर्टेंट हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है, जिसमें स्पेशली जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पिलर के रूप में काम करता है। इंडिया के काफ़ी सारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं वो भी सिचुएटेड हैं, क्योंकि इसका जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो इस तरीके से है, और इस तरीके से जोग्राफी का जो टोपोग्राफी होने की वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग में काफ़ी ज़्यादा फीजिएबल है भूटान यहाँ पे। इसके अलावा आप देखें कि हमारे यहाँ पे जो BBIN का जो कॉन्सेप्ट है वो चलाया गया था। सार्क का जो कॉन्सेप्ट, सार्क नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर भी भूटान और इंडिया दोनों ही देखने के लिए मिलते हैं, और भी कंट्रीज हैं इनके अंदर में। BBIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको हम बिम्स्टेक के रूप से जानते हैं, जो 2004 के समय इस्टेब्लिश हुआ। इंडिया उसको ज्वाइन करने के साथ ही 97 में वैसे इस्टेब्लिशमेंट में आया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका के अंदर में। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि ये जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके अंदर भूटान और इंडिया दोनों ही उसका पार्ट हैं, तो ऐसे इंडिया के एक इम्पोर्टेंट जो रोल है वो प्ले किया जाता है भूटान के द्वारा काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर में, इंडिया का एज ए सपोर्टिव नेशन के रूप में। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे जो बाउंड्री है उसका अगर स्वैप किया जाता है भूटान और चाइना के द्वारा, बाउंड्री का अगर स्वैप किया जाता है, क्योंकि चाइना का यहाँ पे
बेसिकली डिमांड ये है कि आप अपना जो वेस्टर्न पार्ट का जो बाउंड्री है भूटान के द्वारा चाइना को दे दिया जाए। चाइना इनको यहाँ पे अपना जो नॉर्दर्न पार्ट है उसका जो बाउंड्री है वो देने की बात की गई है कि इस तरीके से बाउंड्री है उसका आप स्वैप कर लीजिए, बाउंड्री को यहाँ पे चेंज कर लीजिए। और आप देखें कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर ही वो कौन सा जो लोकेशन सिचुएटेड है, डोकलाम, वेस्टर्न पार्ट के अंदर ही कौन सा लोकेशन सिचुएटेड है स्टूडेंट, डोकलाम। और 2017 के समय इस डोकलाम के अंदर ही जो क्राइसिस है वो क्रिएट हुआ, इंडिया की फोर्सेज वहाँ पे जाती हैं, चाइना की फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट यहाँ पे हुआ, इंडिया की फोर्सेज यहाँ पे प्रेजेंस हैं। और आप देखिए कि उस कंप्लीटली डिप्लॉयमेंट के अंदर में एक भी जो बुलेट है वो फायर नहीं किया गया, बट कुछ मंथ तक इंडिया का डिफेंस फोर्सेज और चाइना का जो डिफेंस फोर्सेज है उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको देखने के लिए मिला, जो डिप्लॉयमेंट है वो देखने के लिए मिला डोकलाम के एरिया के रिगार्डिंग में। अब देखिए इस वजह से इंडिया का कंसर्न है कि अगर डोकलाम चाइना के द्वारा टेक ओवर किया जाता है तो इंडिया का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो कि बेसिकली यहाँ पे जो चुंबी वैली का एरिया है, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं उनको कनेक्टिविटी के लिए रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट है। एक नैरो यहाँ पे देखिए कि इंडिया का नेक भी बोलते हैं इसको, कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नेक के रूप में भी इसको डिसाइड किया जाता है, एक नैरो कॉरिडोर है। तो उसके रिगार्डिंग में चाइना का जो यहाँ पे सर्विलेंस है वो इंक्रीज होगा, चाइना के साथ हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो कन्फ्लिक्ट है वो भी इंक्रीज हो इंडिया और चाइना का इस वजह से। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, भूटान का जो इम्पोर्टेंस है उस सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्निंग गैप के बारे में है, जेंडर गैप के बारे में है, आप देखें कि हमने यहाँ पे आइसलैंड कंट्री के बारे में भी डिस्कस किया था कि उसकी जो महिला जो पीएम है उनके द्वारा जो मूवमेंट है उसको ज्वाइन किया गया, क्योंकि वहाँ पे भी जो अर्निंग गैप है उसके बारे में बताया गया है कि जेंडर जो पे गैप है उसको वहाँ पे काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है, काफ़ी कम है। और इसी के रिगार्डिंग में इस साल जो नोबल इकोनॉमिक जो प्राइज़ दिया गया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो नोबल इकोनॉमिक प्राइज़ दिया गया है उसका भी जो मेन जो टॉपिक था वो यही था कि जेंडर पे गैप है वो इक्वल होना चाहिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर में टेक्नोलॉजी है उसको बेटर वे में यहाँ पे यूज़ किया जाए, जिससे कि यहाँ पे जो जेंडर पे गैप है उसको रिड्यूस किया जा सके। जेंडर पे गैप के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है, पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है वो इंक्रीज हुआ है, पर बट कि क्या यहाँ पे जो जेंडर गैप है वो भी इंक्रीज हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आप देखिए कि आप इंडिविजुअलिस्टिक अगर आप यहाँ पे वर्क करोगे तो आपका जो पे गैप है जो आपको काफ़ी कम देखने के लिए मिलेगा, पे आपको इक्वल देखने के लिए मिलता है। बट अगर हम बात करें जो लोअर लेवल में जो लेबर टाइप वर्क है वहाँ पे आज भी आपको जेंडर पे गैप है वो देखने के लिए मिलता है। आइसलैंड के बारे में स्टूडेंट्स हमने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में शेयर किया है, तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट बोध गया के बारे में है, गया बेसिकली क्या पार्ट है, इसका क्या हिस्ट्री है, ये जो 3 बुक हैं उनके अंदर में इसको एक्सप्लेन किया गया है। एक रोमिला थापर का बुक है जो हिस्टोरियंस हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको गया के बारे में पता होना चाहिए कि हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म के परस्पेक्टिव से, हिंदुइज्म प्लस में बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट एरिया है, क्योंकि आप देखें कि हिंदुइज्म के अंदर में आपको माइथोलॉजी के पर्सपेक्टिव से जो लॉर्ड राम है, भगवान जो राम है उनके द्वारा यहाँ पे जो पिंड दान है वो किया गया था, अपने जो पूर्वज को जो दान किया जाता है वो गया का जो इम्पोर्टेंस है वो देखने के लिए मिलता है। डिफरेंट टाइप के जो टेम्पल्स हैं वो वहाँ पे सिचुएटेड हैं, अलग अलग डायनेस्टी का जो डिफरेंट रोल है उनके द्वारा जो टेम्पल्स हैं वो वहाँ पे बनाए गए हिंदू माइथोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। अगर हम बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध को जो एनलाइटमेंट है, जो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई वो इसी गया के अंदर होती है। महाबोधि नाम का जो ट्री है वहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध को। तो इस वजह से बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कि ये जो हमारा गया का जो रीजन है वहाँ पे आपको हमारे जो हर्षवर्धन के समय में जो हर्षवर्धन हुआ करते थे, शुरुआत में जो हरियाणा के अंदर थानेसर नाम की जगह है वहाँ से रूल किया करते थे हर्षवर्धन। बाद में वो देखिए कि कन्नौज से वो रूल करेंगे हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन नाम के जो पर्सन है उस समय एक चाइनीज ट्रेवलर है, चाइनीज ट्रेवलर के बारे में आपको पता होना चाहिए। हीन शांग उनका नाम है, हीन शांग इंडिया के अंदर विजिट किए। हीन शांग के द्वारा इंडिया का हर एक पार्ट है उसको देखा गया, उसके द्वारा यहाँ पे गया के रीजन के अंदर भी जाते हैं हीन शांग यहाँ पे।
हिनशांग के विजिट के बाद में आप देखिए कि वहाँ पे हिनशांग के द्वारा अपना जो किताब है सुयुकी नाम का इनका बुक हुआ करता था, उस बुक के अंदर एक्सप्लेन किया गया कि वहाँ पे जो बुद्धिज्म है उसका डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि उसके बाद में यहाँ पे एक अलग जो किंग है, बंगाल का जो रीजन है वहाँ पे गोंड के जो राजा हैं, गोंड के जो राजा कौन हुआ करते थे, गोंड जो वंश के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम है शशांक। शशांक यहाँ पे बेसिकली आपको जो हर्षवर्धन है उनसे रिलेटेड भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो गोंड के जो राजा हैं शशांक, उनके द्वारा जो महाबोधि नाम का जो ट्री है जहाँ पे भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो स्टूडेंट्स महाबोधि नाम का जो ट्री है वो इनके द्वारा काट दिया जाता है, ट्री इनके द्वारा काट दिया गया है इनके शशांक के द्वारा, जो गोंड के जो राजा हुआ करते थे बंगाल के अंदर वो सिचुएटेड है। लेटर फेज में आप देखिए कि कन्नौज के लिए जो 3 जो अलग अलग डायनेस्टीज है उनका संघर्ष आपको देखने के लिए मिलेगा। राष्ट्रकूट डायनेस्टी है, पाल डायनेस्टी एंड गुर्जर प्रतिहार हैं जो कन्नौज के लिए लड़ाई करेंगे। और कन्नौज वो देखिए कि प्रेजेंट समय में किस वजह से फेमस है, अपना जो परफ्यूम इंडस्ट्री है उसके लिए भी फेमस है। तो कन्नौज के लिए जो लड़ाई करने वाले तीनों जो अलग अलग डायनेस्टीज हैं, जिसके अंदर पाल डायनेस्टी है, पाल डायनेस्टी जो गोपाल हैं, धर्मपाल हैं, देवपाल हैं, ये जो उनसे राजा हुआ करते थे, उसी पाल डायनेस्टी का आप देखिए कि हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है उसके अंदर बुद्धिज्म को प्रमोट करने के रिगार्डिंग में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो पाल डायनेस्टी के द्वारा ये यहाँ पे जो गया का रीजन है उसको टेक ओवर किया जाता है। वहाँ पे उनके द्वारा यूनिवर्सिटी है जो नालंदा यूनिवर्सिटी, जो गुप्ता एम्पायर के समय कुमार गुप्त के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, उसको भी रिवाइवल किया पाल डायनेस्टी के द्वारा। इनके द्वारा जो विक्रमशिला नाम की यूनिवर्सिटी है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया, और जो गया का जो एरिया है उसको फिर से कंट्रोल किया गया था पाल डायनेस्टी के द्वारा या पाला डायनेस्टी के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपको एक विष्णुपद नाम का जो टेम्पल है वो देखने के लिए मिलता है, जिसमें इस तरीके से जो यहाँ पे देखिए शिखर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और कौन सी रिवर है, फाल्गु नाम का जो रिवर है वो वहाँ पे फ्लो करती है, उसी रिवर के तट के ऊपर में विष्णुपद नाम का जो टेम्पल है, ये विष्णुपद नाम का जो टेम्पल है वो किसके द्वारा बनाया गया, अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर हैं उनके द्वारा बेसिकली इसको बनाया गया था। अहिल्याबाई होलकर के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, होलकर डायनेस्टी से बिलोंग किया करती थी। महाराष्ट्र के अंदर एक अहमदनगर नाम का जो सिटी है उसको अहिल्याबाई नगर के नाम से भी चेंज किया गया है प्रेजेंट समय में। तो जून के समय में अहिल्याबाई होलकर अभी न्यूज़ के अंदर भी थे, तो आपको पता होना चाहिए विष्णुपद नाम का जो यहाँ पे विष्णुपद नाम का जो टेम्पल है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। तो दिस इज ऑल अबाउट द गया के बारे में है। अब हम बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव में जो भगवान बुद्ध हैं उनके रिगार्डिंग में कुछ इंपॉर्टेंट उनके इवेंट्स हैं, जैसे कि उनका बर्थ का जो इवेंट है, बर्थ आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है भगवान बुद्ध का, लुम्बिनी के अंदर में, जो लुम्बिनी है। और वैशाख का जो मंथ आता है ना स्टूडेंट्स, वैशाख का जो पूर्णिमा का जो दिन होता है, फुल मून का दिन, जिसको वैशाख डे के रूप में यूएन के द्वारा भी सेलिब्रेट किया जाता है। श्रीलंका के अंदर उसका जो सेलिब्रेशन आपको मेनली देखने के लिए मिलता है प्रेजेंट समय में। आप देखिए कि वैशाख का जो दिन है उस दिन इनका जन्म हुआ था, अप्रैल एंड मई के मंथ के अंदर वैशाख आपको देखने के लिए मिलता है। लुम्बिनी के अंदर इनका जन्म हुआ। एनलाइटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो गया के अंदर इनका जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति होती है। अगर हम पहला इनका जो संदेश है, जो फर्स्ट सेरेमन है वो कहाँ पे डिलीवर किया गया, सारनाथ के अंदर में इनके द्वारा डिलीवर किया गया था। और इनके द्वारा जो महापरिनिर्वाण है, जो इनका जो डेथ है, महापरिनिर्वाण है, वो कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, वो आपको देखने के लिए मिलता है कुशीनगर के अंदर में। कुशीनगर के अंदर में, कुशीनगर के अंदर कौन सी डायनेस्टी का रूल हुआ करता था, क्या मल्लाज का रूल हुआ करता था वहाँ पे। तो ये सब आपको जो अलग अलग इनके जो महाजनपद हैं, जो एसोसिएटेड महाजनपद हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द गया, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। बुद्धिज्म के रिगार्डिंग में जो काउंसिल हैं उनके बारे में भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। तो थैंक यू। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग में है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक डेथ पेनल्टी जो लोअर कोर्ट्स के द्वारा दी गई थी, जिसको काफ़ी जल्दी वे में जल्दी से यहाँ पे जो कंप्लीट किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो काम कॉन्सेप्ट है कि अच्छे से जो सभी जजमेंट्स है जिनको सुना जाए, अच्छे से सभी एविडेंस को यहाँ पे एग्जामिन किया जाए, तो डेथ पेनल्टी को क्वेश किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
कि जो प्रिंसिपल ऑफ कामनेस है, प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल काम है, उसको ये हार्म करता है टू मच क्विकनेस की वजह से, जिसकी वजह से कंप्लीट जो एविडेंस है, कंप्लीट जो सेक्शंस है, उसको यहाँ पे आप एग्जामिन नहीं कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अपोजिशन पार्टी के द्वारा जो इन्फ्लेशन के जो टारगेट्स हैं आरबीआई के द्वारा जो डिसाइड किए गए हैं कि 4 + जो 2 का कॉन्सेप्ट है उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन के बारे में यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा अपोज किया गया है उसको, कि कैसे इन्फ्लेशन रेट है वो इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इजराइल, और इजराइल के द्वारा जो गाजा के अंदर इस तरीके से जो काउंटर अटैक के अंदर ह्यूमैनिटेरियन के ऊपर जो अटैक किया गया उसको इंडिया के द्वारा कंडेम किया गया है। पीस प्रोसेस के बारे में बात की गई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपको पता होना चाहिए, 5 उसके परमानेंट मेंबर हैं, 10 उसके नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जो कि 2 ईयर का जो टेन्योर है उसके लिए बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट होंगे। इंडिया 8 या 9 टाइम्स के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में यहाँ पे इलेक्ट हुआ है। आप देखिए कि इंडिया का जो परमानेंट मेंबरशिप के रिगार्डिंग में, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करके रिगार्डिंग में एक G4 नाम का जो ग्रुप है, इंडिया और जापान है एशिया से इसके अंदर में। इसके अलावा और भी 2 कंट्री आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर एक जर्मनी है, जर्मनी के अलावा जो ब्राज़ील है, जो कि बेसिकली G4 के रिफॉर्मर है, कि G4 के थ्रू यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म किया जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि इजराइल के जो एम्बेसडर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि इंडिया के द्वारा जो हमास नाम का ऑर्गेनाइजेशन है उसको एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 1267 नाम का जो रिजोल्यूशन है उसके थ्रू जो ग्लोबल टेररिस्ट है वो डिक्लेयर किया जाता है। जैसे काफ़ी सारे जो यहाँ पे लश्कर ए तैयबा है उसका जो हेड है उनको भी किया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है इजरायली एम्बेसडर के द्वारा, इंडिया के द्वारा यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर में हमास को एक टेररिस्ट ग्रुप के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाए। न्यूजीलैंड के द्वारा इंडिया के द्वारा जिस तरीके से जो कनेडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको एक्सपेल किया गया, उनको यहाँ से सेंड किया गया है, उसका जो नंबर्स डिक्लाइन किए गए हैं, तो इसमें वियना कन्वेंशन का वायलेशन के रूप में न्यूजीलैंड के द्वारा देखा गया है, उसको कंडेम किया गया है। आप देखिए कि 5 आई कंट्रीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो समय है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में 2 कंट्री हैं, यूएस एंड यूके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम। ये 2 कंट्रीज का एक ग्रुप हुआ करता था। बाद में और भी कंट्रीज जिसके अंदर में ज्वाइन करेंगे, जिसके अंदर एक कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड है। तो स्टूडेंट्स, इन कंट्रीज़ का एक 5 आई ग्रुप है जिसका यहाँ पे इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो की जाती है एक कंट्री के द्वारा दूसरे कंट्री को, कोई भी इंटेलिजेंस हो सेफ्टी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में। तो न्यूजीलैंड के द्वारा भी जो कनेडियन डिप्लोमेट्स को यहाँ से सेंड किया गया है उसका वायलेशन माना है, बट इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा यहाँ पे डिक्लाइन किया गया है कि कम्प्लीटली वियना कन्वेंशन का वायलेशन नहीं है। यहाँ पे होस्ट कंट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेसिकली कितना जो मेंबरशिप है वो आपको एम्बेसी के अंदर में यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, और उनका ये जो एजुकेशन जो टाउन है जिसको हम शांति निकेतन के नाम से जानते हैं, वहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट सामने आया था जिसमें ऑनरेबल पीएम एंड वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं उसका जो नेम है वो ऐड किया गया था। तो आप देखिए एकमात्र ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन इसको दिया गया है, जिसके चांसलर बेसिकली हमारे जो पीएम है उसके चांसलर हुआ करते हैं। शांति निकेतन हमारी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर भी, जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसके अंदर भी इसको शामिल किया गया है। प्रेजेंटली 42 साइट्स हैं। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मीटिंग कहाँ पे हुआ था? रियाद के अंदर भी, सऊदी अरेबिया में। और आप देखिए कि वहाँ पे होयसाल टेम्पल्स और शांति निकेतन का जो साइट है उसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया गया इंडिया की तरफ से। शांति निकेतन बेसिकली एक टाउन है। शांति निकेतन के अंदर ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश है। 2023 का जो मेंस का एग्जाम हुआ उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि रविंद्रनाथ टैगोर का नेशनलिज्म के ऊपर क्या विचार थे और उसका एजुकेशन के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है, ये आपको बताना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये गांधी जी को क्रिटिसाइज भी किया करते। गांधी जी की वैसे फ्रेंड भी हैं रविंद्रनाथ टैगोर, और गांधी जी को ये क्रिटिसाइज किया करते थे। उनका एक कॉन्सेप्ट है कल्ट ऑफ चरखा, कि चरखा का जो कल्ट है वो बेसिकली इंडिया का यहाँ पे प्रोग्रेस है उसको ये डिक्लाइन करते हैं। नेक्स्ट कैसे उसको रिड्यूस करता है उसके बारे में ये यूपीएससी ने 2022 का प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा था एक स्टेटमेंट में कल्ट ऑफ चरखा के रिगार्डिंग में।
इंटरनेशनल सोलार अलायंस के बारे में है कि उनके द्वारा आने वाले समय में एक रिपोर्ट है, ग्लोबल सोलार स्टॉक टेक रिपोर्ट है जो यहाँ पे रिलीज किया जाएगा इंटरनेशनल सोलार अलायंस के द्वारा। इंटरनेशनल सोलार अलायंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब UNFCCC का जो COP21 का मीटिंग हुआ, COP21 का मीटिंग कब हुआ था स्टूडेंट्स? फ्रांस के पेरिस के अंदर होता है, जिसमें पेरिस एग्रीमेंट भी स्टैब्लिशमेंट में आया था। तो UNFCCC का जो COP21 का मीटिंग हुआ 2015 के समय कहाँ पे? फ्रांस का कैपिटल है जो पेरिस, वहाँ पे इंडिया और फ्रांस के द्वारा इंटरनेशनल सोलार अलायंस को वहाँ पे प्रपोज किया गया इनिशियल समय में। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो फुल्ली एंड पार्सली इन दोनों जो लाइंस के मध्य में जो कंट्री सिचुएटेड है उन्हीं को इसका जो मेंबरशिप है वो दिया जाता था। बाद में सभी के लिए ओपन किया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबरशिप। आप देखिए कि चाइना इसका मेंबर नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हरियाणा के अंदर जो गुरुग्राम है, हरियाणा के अंदर जो गुरुग्राम है जिसका इनिशियल नेम गुड़गांव हुआ करता था, दिल्ली के पास सिचुएटेड है। द्रोणाचार्य का इन्फ्लुएंस होने की वजह से महाभारत जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है उसके पर्सपेक्टिव में गुरुग्राम है उसका यहाँ पे हेडक्वार्टर सिचुएटेड है इंटरनेशनल सोलार अलायंस का। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे सोलार जो रिन्यूएबल पावर एनर्जी है वो यूज़ की गई है चाइना के अंदर में, बाद में US आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसी के रिगार्डिंग में ग्लोबल स्टॉक टेक जो रिपोर्ट है सोलार के रिगार्डिंग में जो इंटरनेशनल सोलार अलायंस के द्वारा नवंबर के मंथ के अंदर रिलीज की जाएगी। न्यूट्रिशनल बेस सब्सिडी के बारे में है, आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशनल बेस सब्सिडी के अंदर में सब्सिडी यहाँ पे रिलीज की गई है फर्टिलाइजर्स के रिगार्डिंग में, बट यहाँ पे जो यूरिया है उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है न्यूट्रिशनल बेस सब्सिडी के अंडर में। यह आपको बेसिकली स्टूडेंट्स पता होना चाहिए न्यूट्रिशनल बेस सब्सिडी के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे अडानी ग्रुप का ऑडिट के रिगार्डिंग में है कि उनको यहाँ पे एग्जामिन किया जाएगा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के द्वारा, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर बेसिकली वर्क करती है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का जो बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट है 2018 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ऑडिट रेगुलेटरीज के रूप में ये काम करते हैं, ऑडिट रेगुलेटरीज के रूप में ये काम करते हैं। जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर हैं, उनको इनके द्वारा रिक्रूट किया जाता है। जो ICI नाम का जो एक इंस्टीट्यूशन है वहाँ से जो CA होते हैं, जो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो CAs होते हैं उनको यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर के रूप में। इंडिपेंडेंट ऑडिटर के रूप में इनके द्वारा रिक्रूट किया जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट के रूप में या पब्लिक यूटिलिटी के पर्सपेक्टिव में ये वर्क करते हैं। आप देखें कि इनको मॉनिटर किया जाता है, नेशनल जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उसको मॉनिटर किया जाता है कैग के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जिनके द्वारा अलग अलग जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर जो प्रोब है उसको जो इंक्वायरी है उसको कंडक्ट किया जाता है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स को रिक्रूट किया जाता है। ICI नाम का जो इंस्टीट्यूशन है जो CA बनाते हैं उसके रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे ऑडिटर्स को रिक्रूट करेंगे, वो एग्जामिन करेंगे, कैग के द्वारा इसको मॉनिटर किया जाएगा। न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, काफ़ी एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे डिस्कशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। आप इसको रीड एंड रिवाइज करना स्टूडेंट अच्छे से, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रीड करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।